Students, welcome in our last solid bank lecture. लास्ट सॉलिड बैंक हमारा नीट एग्जाम है संडे को 13 सितंबर को, और उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पे कुछ रिवाइज करेंगे, जिसमें लास्ट लेक्चर पे नर्वस एंडोक्राइन रिवाइज किया है। अब आगे बात करते हैं। पहला सिस्टम हमारा शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बहुत आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ चुके हैं, साल भर पढ़ा है आपने। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपको एम्फेसाइज करना है बच्चों, ध्यान रखना, डाइजेस्टिव में हमें सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चंस होते हैं या जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो है डाइजेशन फिजियोलॉजी। डाइजेशन फिजियोलॉजी, तो किसकी डाइजेशन फिजियोलॉजी? भैया वही जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट यानी प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी लिपिड्स, ध्यान रखेंगे, और न्यूक्लिक एसिड्स, इन चारों का डाइजेशन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में 2 पेजेस दिए होंगे, उन 2 पेजेस में ही पूरी फिजियोलॉजी है, और उसी में ही इस डाइजेशन की फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। और इन्हें हम लोग शुरू करते हैं बक्कल कैविटी से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक। 3 जगह डाइजेशन होगा। पहला बक्कल कैविटी में, वहां पे कोई भी डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा। हाँ, अगर स्टार्च है तो वो भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा, बाकी कोई भी डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में नहीं है। स्टमक में मेनली डाइजेशन प्रोटीन का शुरू होगा, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर डाइजेस्टिव साइट। इन बातों को आप रिवाइज करेंगे, पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना है, पढ़ाना थोड़ा ही है, पढ़ने के समय जा चुका है, नोट्स पलटिए, जो जहां जैसे पढ़ा हुआ है उसमें हम रिवाइज करते हैं। तो प्रोटीन में याद रखेंगे एंजाइम्स कौन कौन से हैं। प्रोटियाजेज है। एंजाइम कौन सा है प्रोटियाजेज के अलावा? प्रोटीन के लिए पेप्टोन्स और प्रोटियाजेज के अलावा एंजाइम मिलेगा हमारा, दैट इज डाइपेप्टाइडेज। ठीक, लास्ट में एंजाइम मिलेगा इरेप्सिन, एंजाइम मिलेगा ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इन एंजाइम को एम्फसाइज करते रहेंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए शुरुआत कहां से होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी। कार्बोहाइड्रेट के लिए मिलेगा हमें पैनक्रियाटिक एमाइलेज सबसे पहले, जिसको हम एमाइलोप्सिन कहते हैं। इसी में कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर एंजाइम कहां मिलेगा? इंटेस्टाइनल जूस में। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से होंगे पूछा जाता है, दैट इज माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। मासूला यानी माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। और किसको लाएंगे? माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज को, सुक्रेज तोड़ेगा सुक्रोज को, और लैक्टेज तोड़ेगा लैक्टोज को। माल्टोज को ब्रेक करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। सुक्रोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। लैक्टेज ब्रेक करेगा लैक्टोज शुगर को इनटू सिंपलेस्ट ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमें प्रोटीन के एंजाइम याद रखने हैं। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड का सारा डाइजेशन भी पैनक्रियाटिक जूस से शुरू होगा और इंटेस्टाइनल जूस पे खत्म होगा, जिसमें हमें यहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल लाइपेज मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड भी पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस से थ्रू होंगे। इसके अलावा प्रोटीन में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन से एंजाइम हैं जिन्हें हम एक्सोपेप्टिडेज कहते हैं? ध्यान रखेंगे कौन से एंजाइम? एक्सोपेप्टिडेज, जो बाहर से बाहर तोड़ रहे हैं प्रोटीन को, वो हो जाते हैं अमीनोपेप्टिडेज। प्रोटीन चेन मालूम है, एक पूरी प्रोटीन चेन है, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमीन ग्रुप लगा है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो लगा हुआ है। जो अमीन ग्रुप तो तोड़ रहा है उसे कहते हैं अमीनोपेप्टिडेज, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तोड़ रहा है उसे कहेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और दोनों ही इस पॉलीपेप्टाइड चेन के बाहर ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एक्सोपेप्टिडेज। तो सिर्फ 2 एग्जांपल, कौन कौन से? वन इज अमीनोपेप्टिडेज एंड अदर वन इज कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इन्हें हम कहते हैं एक्सोपेप्टिडेज। दे आर नोन एज एक्सोपेप्टिडेज, जो प्रोटीन चेन के बाहर पे लगे हुए कार्बोक्सिलिक और अमीन ग्रुप को तोड़ेंगे। ये ध्यान रखने हैं। बाकी हमारा जो पेप्टोन्स है, प्रोटियाजेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और इरेप्सिन है, ये सब एंडोपेप्टिडेज हैं, जो प्रोटीन के इनर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। रेनिन पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। रेनिन एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, बिकॉज इट चेंजेस ओनली द फिजिकल स्टेज ऑफ फूड, इसलिए हम उसको एंजाइम में गिनती करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम में नहीं।
कार्डलिंग कर रहा है, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, फिजिकल स्टेज चेंज कर रहा है, लेकिन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला रहा है, इसलिए वो नहीं कहलाएगा। इसी पे क्वेश्चन आता है कि एडल्ट स्टेज में जब रेनिन का सेक्रेशन बंद है तब वहां पे मिल्क की कार्डलिंग कौन करेगा, तो आप जवाब देंगे दैट इज अकर्स बाय काइमोट्रिप्सिन। दूसरा इनमें में हम याद रखेंगे एंजाइम को एक्टिवेट कौन कर रहे हैं, तो स्टमक के केस में, गैस्ट्रिक जूस के केस में एंजाइम एक्टिवेशन की जिम्मेदारी HCl की है। जब हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस की बात करेंगे, क्योंकि यही 3 मेन डाइजेस्टिव जूस हैं जो डाइजेशन कराते हैं। और जब हम गैस्ट्रिक जूस के बाद आगे की बात करते हैं तो वहां पे माहौल को एल्कलाइन बनाने के लिए बाइल है, लेकिन एक्टिवेशन के लिए एंट्रोकाइनेज है। कौन है? एंट्रोकाइनेज एंजाइम है। एंट्रोगेस्टेरॉन वर्ड आएगा तो वो हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, जिसको GIP भी कहते हैं, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी प्रोटीन, या एंट्रोगेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक जूस के सेक्रेशन को, इनहिबिट करेगा स्टमक के पेरिस्टालिसिस को। तो इन बातों पे एम्फसाइज करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फिजियोलॉजी की। अब आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि देखो बेटा दांत कितने होते हैं, सबको मालूम 32 दांत है, ठीक है, 12 और 20 में बटे हुए हैं, कौन मिल्क टीथ है, ये फैक्ट है, ये सब ने आपने नोट किए हुए पढ़े होंगे। जहां पे फिजियोलॉजी में आपको क्वेश्चंस फसौल आते हैं, जहां पे आपको घुमाना जाता है, वो है ये बातें डाइजेशन में। ऐसे जब हम रेस्पिरेशन में पहुंचते हैं तो रेस्पिरेशन में बच्चा याद रखेंगे कि मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगर आपको क्लियर है और आपने पढ़ा हुआ है, और वो तभी क्लियर होगा, HB डिसोसिएशन कर्व तभी क्लियर होगा जब आपने सारी कहानी पढ़ ली होंगी, और वो सारी कहानी रेस्पिरेशन की अप्लाई होती है इस HB डिसोसिएशन कर्व में। बात कर रहे हैं हम लोग रेस्पिरेटरी की, ठीक। लास्ट सॉलिड बैंक जो सीरीज अपनी चल रही वो इसी की चल रही है कि आपको आखिरी मोमेंट पे आप जो मुक्का मारे ताकि हम क्रैक कर सके नीट को। तो HB डिसोसिएशन कर्व पहली बात याद रखेंगे किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम में किसके बीच में ड्रॉ करेंगे HB डिसोसिएशन कर्व, तो हमेशा जवाब होगा O2 का पार्शियल प्रेशर और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखेंगे कैसा कर्व बनेगा, ये सब जानते हैं, एस शेप कर्व बनेगा। इधर पूछा जाएगा ये हिस्सा जो है हमारा लेफ्ट साइड हो गया, दिस वन इज लेफ्ट, ये हमारा राइट साइड हो गया। जैसे जैसे PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ेगा, कर्व शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड को। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन कंबाइन होता जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसे कहते हैं हेल्डेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं? हेल्डेंस इफेक्ट। जैसे PO2 कम होता जाएगा, कर्व शिफ्ट होगा राइट साइड, इसमें से HbO2 हटेगी, CO2 जुड़ेगी और बन जाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन,